फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ वो तमाम तरीके जिससे आप कैनेडियन पीआर हासिल कर सकते हैं। भले आप एक इनलैंड कैंडिडेट है जो कनाडा में ऑलरेडी किसी टेम्परेरी स्टेटस पे मौजूद है, या एक आउटलैंड कैंडिडेट दुनिया के किसी भी कोने में आप मौजूद है। मैं बात करने जा रहा हूँ उन तमाम पैथवेज की, उन तमाम इमिग्रेशन प्रोग्राम्स की जिसकी मदद से आप कनाडा आ सकते हैं। और याद रखें, ये तमाम इंफॉर्मेशन बेस करती है मेरे रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग कैनेडियन पीआर without consulting anybody, without paying a dollar to anybody। और मैं चाहता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपसे भी शेयर करूं so that if you are an eligible and a competitive candidate तो आप भी कनाडा आ सके। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी डिटेल मिस ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देख सके। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम काम किस तरह से करता है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इमिग्रेशन की कौन सी ब्रॉड कैटेगरीज हैं। याद रखें, इमिग्रेशन की बेशुमार कैटेगरीज हैं, लेकिन मैं सिर्फ बात करूंगा उन स्पेसिफिक कैटेगरीज की जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए रेलेवेंट है। अगर मैं बात करूं ब्रॉड कैटेगरीज की, तो उसमें सबसे मेन पे आती है एक्सप्रेस एंट्री, नंबर 2 पे है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम जिसको पीएनपी कहा जाता है, और नंबर 3 पे है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम जिसको एआईपी कहते हैं। एक्सप्रेस एंट्री बेसिकली एक फेडरल लेवल के इमिग्रेशन का प्रोग्राम है। पीएनपी जैसे कि मैंने बताया प्रोविंशियल, तो ये स्पेसिफिक सूबे के लेवल पे प्रोग्राम्स होते हैं। तमाम कनाडा के प्रोविंसेस और टेरिटरीज एक्सेप्ट क्यूबेक एंड नीनावाट, उनके अपने प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स भी हैं ऑन टॉप ऑफ जो एक फेडरल एक्सप्रेस एंट्री है। और लास्टली जो अटलांटिक प्रोविंसेस है कनाडा में, जो कि ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं, उनके अपने स्पेसिफिक एक अपना प्रोग्राम है जिसको अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इन पैथवेज जो मैंने आपको मेन कैटेगरीज बताई इनकी डिटेल में जाऊं, इससे पहले मैं समझता हूं ये बताना आपको इंतहाई ज़रूरी है कि आपको वो क्राइटेरिया पता चलना चाहिए जिससे कैनेडियन इमिग्रेशन में आपके स्कोर्स कैलकुलेट होते हैं और आप एक ड्रॉ में, एक पूल में एंटर होते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही ले लें कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एक मेरिट बनता है। सेम इसी तरह इमिग्रेशन में भी एक मेरिट बनता है और उसको CRS बोला जाता है, कंप्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। तो कंप्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम बेस करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे, और मैं आपको लिंक भी इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा जिससे आप अपना CRS कैलकुलेट कर सकते हैं। ब्रॉडली मैं आपको बता दूं, CRS डिपेंड करता है सबसे पहले आपके मैरिटल स्टेटस पे, उसके बाद आपकी एजुकेशन पे, नंबर 3 पे आपके वर्क एक्सपीरियंस पे, आपका जो कनाडा का एक्सपीरियंस अगर ज़रूरी नहीं सब केसेस में कनाडा का एक्सपीरियंस चाहिए, काफ़ी सारी इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसके बाद आपकी एज पे पॉइंट्स हैं। इसके बाद आपका अगर कोई सिबलिंग्स, आपका बहन भाई या आपके स्पाउस का कोई सिबलिंग वो कनाडा में है, उसके पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये डिफरेंट बेसिस पे। इसके बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है, अगर आपने कनाडा से कोई डिग्री की है उसका। तो ये मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ कि इस तरह से आपका कंप्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले तो आपने CRS कैलकुलेट करना होगा। मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि CRS पे एक अलग से वीडियो बन सकती है, तो इस वीडियो को मैं बड़ा स्पेसिफिक रखता हूँ। मैं सिर्फ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में CRS का लिंक दे दूँगा, विच इज़ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप स्टेप बाय स्टेप उन सारी क्यूरीज को आंसर करते जाएं और आपका एक स्कोर कैलकुलेट होगा। ये स्कोर वेरी करता है 400 से 550 के दरमियान में। इस पे हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स की। सबसे पहले हम एक्सप्रेस एंट्री को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर डिफरेंट पाथवेज हैं, डिफरेंट इसके अंदर भी स्ट्रीम्स हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बड़ी फेमस इसमें कैटेगरी जिसको फेडरल स्किल्ड वर्कर कहते थे, जो कि नो प्रोग्राम स्पेसिफिक ड्रॉज थी। कनाडा में पहले ये मैटर नहीं करता था कि आप किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आपका CRS अच्छा आ रहा था तो आपको कनाडा PR देता था, लेकिन अब वो चीज़ें पिछले 2-3 सालों में बदल चुकी हैं। अब कनाडा स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन जिसको NOC बोला जाता है, नेशनल ऑक्यूपेशन कोर्स, उन स्पेसिफिक ड्रॉज होती हैं। उन स्पेसिफिक ड्रॉज में इस वक्त अगर तो आपका ताल्लुक इन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से है तो आप एक बड़े कम्पिटिटिव कैंडिडेट हैं। आप अपना CRS कैलकुलेट करें, आप पूल में एंटर हो। चले हम इस पर स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर की। तो दोस्तों, यहाँ पे यह बताना ज़रूरी है कि कनाडा में स्टैटिस्टिक्स ऑफ कनाडा की एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंगली अगले
10 सालों के अंदर कनाडा में 5 लाख हेल्थ केयर वर्कर रिटायर हो रहे हैं। और यही वजह है कि कनाडा में जो पिछले 2-3 सालों में इमिग्रेंट्स आए हैं, स्किल्ड इमिग्रेंट्स, उनका 1/4 25% हेल्थ केयर के फील्ड से ही वाबस्ता हैं। तो अगर तो आप हेल्थ केयर के फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, हेल्थ केयर की से मुराद इसमें सिर्फ डॉक्टर नहीं है, इसमें डेंटिस्ट भी है, इसमें वेटनेरियन भी है, इसमें फिजियोथेरापिस्ट भी है, इसमें डाइटिशियन भी है, इसमें साइकोलॉजिस्ट भी है, और एक बड़ी डिटेल लिस्ट है। मैं तमाम लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन उसमें आता है या नहीं। इस वक्त बहुत अच्छा है, हेल्थ केयर का जो CRS है वो काफ़ी कम चल रहा है, 420s 430s के करीब आ रहा है। और आप उस पर अगर तो आप उस रेंज में आते हैं तो नाउ इज़ द टाइम आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों अभी हम बात करेंगे स्टेम की, जो कि है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। स्टेम की बात करूँ तो आजकल इसका स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा है हेल्थ केयर या दूसरे ऑक्यूपेशंस के कंपैरेटिवली। 491 स्कोर है, लेकिन 491 इज़ ऑल्सो अटेनेबल स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कनाडा में मौजूद है और उनका आउटलैंड एक्सपीरियंस है और उनके पास कैनेडियन एजुकेशन है। तो उनके लिए 491 बहुत बड़ी चीज़ नहीं, गिवन दैट कि अगर वो 8777 जिसको गोल्डन स्कोर आइट्स में कहते हैं, 8 इन लिसनिंग एंड 7 इन रेस्ट ऑफ मॉड्यूल्स, तो इनलैंड कैंडिडेट्स के लिए स्टेम इज़ अ वेरी गुड कैटेगरी जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग आउटलैंड भी हैं वो भी इसमें फॉल करते हैं। और यू नेवर नो आइंदा आने वाली ड्रॉज में, क्योंकि ट्रेंड इसके ये भी कम होगा। सो आप इमिग्रेशन सिस्टम इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, यू नेवर नो किस तरह से CRS गिर जाता है, किस तरह से CRO स्लीपर चला जाता है। बट द की इज़ कि आपको सिस्टम में आना है, आपको पूल के अंदर एंटर होना है। तो स्टेम भी एक अच्छा ऑक्यूपेशन है आज की घड़ी में। दोस्तों अभी बात करते हैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम की। एग्रीकल्चर स्ट्रीम का जो रिसेंट ड्रॉ हुआ उस पर 336 स्कोर आया, जो कि इंतहाई कम है। और इसमें डिफरेंट तरह के लोग आ सकते हैं, जिसमें हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड लोग हैं, लैंडस्केप से रिलेटेड लोग हैं, फार्म सुपरवाइज़र हैं जो कि लाइफस्टॉक के शोबे से वाबस्ता है। और ये इस वक्त बहुत ज़्यादा इन डिमांड है और CRS बहुत ही कम है। तो नाउ इज़ द टाइम कि अगर आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस, दुनिया के किसी भी कोने में आपका अगर 6 महीने का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप आसानी से आ सकते हैं। 336 आई एम टेलिंग यू इज़ नथिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर आप इस पर फॉल करते हैं तो नाउ इज़ द टाइम कि गेट इनटू द सिस्टम, गेट इनटू द पूल एंड वेट फॉर समथिंग गुड। अभी हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड की। ट्रांसपोर्टेशन का जो रिसेंट ड्रॉ हुआ उसमें स्कोर था 430। 430 इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्कोर, ये बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं है। और इस फील्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग एलिजिबल हैं। इसमें सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स नहीं हैं, इसके साथ साथ अगर आप एविएशन के शोबे से हैं या आप रेलवे के शोबे से वाबस्ता हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और याद रखें सिर्फ 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, दुनिया के किसी कोने का भी एक्सपीरियंस है। तो ये आउटलैंड कैंडिडेट्स के लिए भी एक बड़ा अच्छा फील्ड है। जिस तरह एग्रीकल्चर का मैंने बताया, ये भी आउटलैंड कैंडिडेट्स के लिए बड़ा अच्छा है। और स्पेसिफिकली इनलैंड कैंडिडेट्स के लिए भी, जिनका अगर ट्रकिंग से के शोबे से वाबस्ता है, तो ये एक बड़ा अच्छा टाइम है। नाउ इज़ द टाइम कि आप जल्दी से पूल में एंटर हो और ड्रॉज का वेट करें। अब दोस्तों हम लास्ट कैटेगरी की बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री की, जो कि है फ्रेंच ड्रॉज। इस वक्त जो रिसेंट ड्रॉ हुई उसका कट ऑफ बहुत ही कम था। और लेकिन एक चीज़ याद रखें कि फ्रेंच में आपको CLB यानी कि कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 7 चाहिए, विच मीन्स कि 7 इन ईच मॉड्यूल आपको चाहिए उसकी फ्रेंच की प्रोफिशेंसी, जो कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में। अगर तो आपको फ्रेंच आती है और आप एक आउटलैंड कैंडिडेट है, देन you are very competitive candidate. This CRS I'm telling you is nothing. So अगर तो आपको फ्रेंच ऑलरेडी कुछ आती है, आप एक बिगिनर लेवल पे है या आपको मीडियम लेवल की आती है, तो नाउ इज़ द टाइम कि आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके, अगर आप एक आउटलैंड कैंडिडेट है तो आप इस पे भी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। तो अभी हमने एक्सप्रेस एंट्री को ब्रॉडली कवर कर लिया। आप थोड़ी सी बात करेंगे हम प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम
स्पेसिफिक टू प्रोविंस होता है, सभी प्रोविंसेस के अपने अपने प्रोग्राम्स हैं। और जो स्टूडेंट्स के कनाडा में मौजूद हैं या अभी कनाडा जो आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं, उनके लिए, दोनों के लिए ये रेलिवेंट है। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी कनाडा में स्टडी वीज़ा पे आना है, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा, वो कोशिश करें छोटे प्रोविंसेस में आएँ, ताकि वहाँ पे आपको इमिग्रेशन प्रोविंशियल प्रोग्राम्स के थ्रू मिलना आसान है। अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया या ओंटारियो में आएंगे तो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और इसके साथ साथ आउटलैंड कैंडिडेट्स भी अपना डिफरेंट प्रोविंसेस की वेबसाइट्स पे जाके, मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाएँ उनके अपने इसके अलावा जो मैंने आपको पहले डिफरेंट ऑक्यूपेशंस बताए, प्रोविंशियल नॉमिनी का एक अपना सिस्टम है, आप उसमें भी लाजमी उसको कंसिडर कीजिए। और अगर उसमें आप एक कम्पिटिटिव कैंडिडेट है तो यू शुड गेट इनटू द सिस्टम एट लीस्ट। बट नॉट लीस्टली मैं बात करने जा रहा हूँ अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम्स की। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है कनाडा में, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी है इस वक्त के अटलांटिक प्रोविंसेस में, जिसमें नोवा स्कॉशा, न्यू ब्रिंसविक, न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ये 4 सूबे शामिल हैं। वो यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को इन्हांस करना चाह रहे हैं। इसके लिए EIP में काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव सकते हैं। हाँ, अगर आप स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से हैं या अगर प्रोग्राम की वेबसाइट भी मैं आपको रेफ़र कर दूँगा, आप उस पर जाएँ। और अगर कुछ मखसूस कंपनीज हैं वहाँ पे आप जॉब हासिल करने में कामयाब होते हैं, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, बने कनाडा से बाहर है, तो आप आउटलैंड कैंडिडेट भी उसमें आ सकते हैं। और इसके साथ साथ में इनलैंड कैंडिडेट्स के लिए भी बड़ा अच्छा है। बड़े सारे स्टूडेंट्स ओंटारियो और BC से मूव होके अटलांटिक प्रोविंसेस में जा रहे हैं, लेकिन उनको अटलांटिक प्रोविंसेस में जाके 16 मंथ्स रहना पड़ता है या 1 साल एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। जो स्टूडेंट्स अभी कनाडा आना चाह रहे हैं, मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अटलांटिक प्रोविंसेस में आए, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्जाम्पशंस मिलेंगी। आप स्टडीज़ कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद आप एलिजिबल होंगे, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको कोई टाइम बाद भी नहीं चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ब्रॉडली चीज़ों को कवर किया, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया। मैं इस वीडियो को अननेसेसरली प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता था। अगर आप कहेंगे स्पेसिफिक एरियाज़ पे अगर आप वीडियो कमेंट करें तो मैं उन एरियाज़ पे स्पेसिफिक वीडियोस भी बना सकता हूं। और एक की टेक अवे मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैनेडियन इमिग्रेशन इज़ हाईली अनप्रेडिक्टेबल। ये मैं दोनों तरह के लोगों को बता रहा हूं, आउटलैंड को भी और इनलैंड को भी, और स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली ये मेरा मैसेज है। आपने वेट नहीं करना, गेट इनटू द सिस्टम एज अर्ली एज पॉसिबल। मैंने ऐसी काफ़ी स्टोरीज सुनी, रियल टाइम मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे क्लोज सर्कल के लोग जो एक टाइम पे इफ़ दे हैड ट्राइड तो वो कनाडा आ सकते थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे वो सिस्टम में नहीं आए, उन्होंने आइट्स नहीं दिया, या आइट्स में जो रिक्वायर्ड बैंड थे वो नहीं, वो उस वक्त नहीं हासिल कर सके, और दे जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटेड, और बाद में फिर वो नहीं कर सके। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो मल्टीपल पैथवेज को ऑप्ट करें, सिर्फ एक पैथवे पे नहीं बैठें। अगर लेट्स से आप अगर स्टम के लिए भी एलिजिबल है और EIP के लिए भी है, तो सिर्फ इस चीज़ पे ना बैठे कि मैं अटलांटिक इमिग्रेशन पे भी एलिजिबल हूँ। आप क्योंकि स्टम के लिए भी आप अगर एलिजिबल है तो यू शुड गेट इनटू द सिस्टम फॉर स्टम एज वेल। हो सकता है EIP अपना ओवरनाइट अपनी जो प्रेफरेंस है, प्रायोरिटी बदल दे, या उसका स्कोर बहुत ऊपर चला जाए, बिकॉज दिस सिस्टम इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, दिस इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। सो मल्टीपल पैथवेज को लेके चलें और जस्ट स्टार्ट विद इट। शुरू में जब आप स्टार्ट करते हैं तो मुश्किल लगता है, लेकिन आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ द रियल टाइम एक्सपीरियंस, इफ़ यू आर कमिटेड, इफ़ यू हैव क्लैरिटी, और इफ़ यू आर डूइंग योर रिसर्च, so you can do it. So thank you for watching and you'll see you soon.